Hello, my dear CS Foundation students. Hope you people are studying very well. This is Professor Praveen Baldua from Pro Wing CS, where we take care of your whole CS career. Now, जैसे कि आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, ये वीडियोस ना ही रिवीजन लेक्चर्स है, ना ही कोई आपका मैराथन लेक्चर है, ना ही कोई डिटेल लेक्चर्स है. In these videos, to the point, very specifically, I am just explaining कि आपको एग्जाम में कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं और जो टॉपिक्स मैं लिखता हूँ, ठीक है, उसमें से ही 99.99% आपके एग्जाम में आएंगे. और आपको क्या चाहिए, हाँ कि ना. आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे ऑफ अकाउंट्स, ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ टुडे वी आर अगेन स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मार्केट, फुल ऑफ डायग्राम्स. बराबर कितने सारे डायग्राम्स हैं, हाँ कि ना. आपने ये टॉपिक पढ़ा है, लेकिन मैं इस चैप्टर को एकदम समराइजली 12 to 13 पॉइंट्स में कन्वर्ट करूंगा. अगर आपको उतने पॉइंट्स आते हैं, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम विच यू गोइंग टू कम बी इन द दिसंबर टाइम. बराबर जून भी अब दिसंबर में कन्वर्ट हो गया है, यू नो दिस वेरी वेल. ठीक है, अब आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स के पैटर्न समझ में आ गए होंगे. आपको ये लेक्चर्स, ठीक है, एग्जाम के 10 दिन पहले बहुत काम आएंगे. मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 15 मिनट्स में एक एक टॉपिक को रिवाइज करवा रहा हूँ. सॉरी, नॉट रिविजन, बट आई एम राइटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ इसके मैं कोई नोट्स नहीं दे रहा. यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, बाय पॉजिंग द वीडियो, एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन कॉपी डाउन दिस नोट्स. ओके, नोट्स मैंने समराइजिंगली, और मजे की बात मैं आपको हर अटेम्प्ट बताता जा रहा हूँ कि ये अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन, ये लाइन कितनी बार आई है और आपको क्या चाहिए. फ्रेंड्स, होप आप लोग ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं. ऐसे वीडियोस आज तक आपने नहीं देखे होंगे. ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद मार्केट चैप्टर. बहुत प्यारा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं. ना, मार्केट चैप्टर का मैं पहले आपको इंडेक्स बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे. ठीक है, ताकि वीडियो देखने से पहले आपको ये समझ में आ जाए whether these videos are useful or not. And if you feel it is not useful, बराबर, of course you can switch it off. You can see some other lectures which is more useful to you. If you feel this is very useful, please inform to your friends also so that they can take the benefit of it. Now, हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे. फिर इसी मार्केट चैप्टर में there are 4 सब चैप्टर्स: perfect competition, monopoly, monopolistic competition, and oligopoly. बराबर, ये 4 चैप्टर्स हैं विद इंट्रोडक्शन. ओके, ना अपने आप में ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने काफ़ी सिंक्रोनाइज किया है आपके बेनिफिट के लिए. हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले मैं इनको थियोरीज बता दूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है. उसके बाद में मैं इनके डायग्राम्स बताऊंगा. आई बी डायग्राम्स मैं बाद में बताने वाला हूँ. आई हैव डिवाइडेड माय वीडियो इनटू 2 पार्ट्स, थ्योरी और एंड में डायग्राम्स. ओके सर, बट क्यों डायग्राम बेस्ड चैप्टर है, मैं जानता हूँ, लेकिन डायग्राम्स आज तक आपके एग्जाम में आए नहीं हैं. बराबर है ना. दे हैव आस्क्ड ओनली थियोरेटिकल, और जो डायग्राम के बेस पे क्वेश्चंस है वो मैं आपको डायग्राम में बता दूंगा. इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट थियोरी आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो हम इस चैप्टर को लेकर चलेंगे. मैं एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने वाला हूँ जिसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे और यूँ आपको याद हो जाएगा ये चैप्टर. ओके, नाउ फाइन. अब बिफोर आई गेट इनटू द चैप्टर, मैंने आपको इंडेक्स बता दिया है मैं क्या क्या करने वाला हूँ. लेट्स स्टार्ट विद इट. अच्छा, मार्केट चैप्टर का पर्पस क्या है, सबसे पहली चीज, ये पहली बात. और फिर एक और चीज बता दूं, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कॉस्ट फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर आना चाहिए. ठीक है, बिकॉज थोड़ा बेस है इसके अंदर इन चैप्टर्स का. ओके, नाउ दिस बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये बेस नहीं है तो मार्केट चैप्टर को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है. ठीक है, तो आप पहले मेरे ये दोनों वीडियोस देख लें. बराबर, आपने डिटेल्स ही पढ़ाई की हुई हैं, नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, तो लिंक अप लेंगे हम इस चीज़ का. आप देखो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है. तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिस्ट ने इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया है, प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड नथिंग एल्स. इस चैप्टर में हमको ये समझाना है कि बिजनेस को प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे होते हैं. मतलब द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर इज जस्ट टू अंडरस्टैंड profits and losses and nothing else. This is the only purpose of this chapter. कितना simple है ना, profits and losses and nothing else. Sir, how come you can say that यार? मैं बताता हूँ, बहुत simple. अब देखो,
हम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है। आपने सबसे पहले प्रोडक्शन पढ़ा, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट आती है। अब मुझे बताओ प्रोडक्शन मतलब कुछ बिजनेसमैन ने कुछ बनाया है तो क्या गोडाउन में स्टॉकिंग करने के लिए बनाया है कि बेचने के लिए बनाया है? ऑफ कोर्स सेल करने के लिए। जब सेल करेंगे तो क्या होगा, इधर प्रॉफिट और लॉस, और वो सेल कहाँ करेंगे, मार्केट में। तो देखो पहले प्रोडक्शन किया, कॉस्ट लाया, अब उसे सेल करेंगे बराबर कहाँ पर, मार्केट में। तो कह रहे से ऑल द 3 चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड। तो प्रोडक्शन करो, खर्चा करो, बेचो और प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ। सी लॉस एंड प्रॉफिट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, हाँ कि ना, ठीक है। मेहनत करता जा बंदे, रिजल्ट अपने आप आएगा, हाँ कि ना। इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का होता है, बट कभी कभी तो लॉस भी हो ही सकता है ना। अब सवाल ये है कि बिजनेस को प्रॉफिट कब होता है और लॉसेस कब होते हैं, यू टेल मी, ठीक है। व्हेन द प्रॉफिट्स टेक प्लेस एंड व्हेन द लॉसेस टेक प्लेस। बोलो यस, जल्दी बोलो फ्रेंड्स। हाँ तो देखो मैं ऐसा बोलूं, सेल प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट होता है। When the sale price is more than cost price, it's a profit. और लॉस कब होता है दोस्तों? Yes, when the cost price is more than sale price, और I can say sale price is lesser than cost price, तो लॉस होता है। इसके लिए इकोनॉमिक्स का पढ़ना है, ये तो सिंपल फंडे हैं, किसी को भी पता है, अकाउंट्स वाले भी बता सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, हम लोग ये फॉर्मूले गलत नहीं है, और तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो फंडे कभी नहीं बदलते, हाँ कि ना। हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस को रेवेन्यू कहेंगे, एवरेज रेवेन्यू। तो वर्ड सेल प्राइस के लिए विल गोइंग टू यूज द वर्ड रेवेन्यू, और कॉस्ट प्राइस के लिए विल गोइंग टू यूज द वर्ड एटीसी और एसी, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो व्हेन एआर इज ग्रेटर देन एटीसी इट्स अ प्रॉफिट। तो सर लॉस कब है, व्हेन एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट, और सिर्फ एसी एवरेज कॉस्ट, एक्चुअली एसी बोलना चाहिए, एग्जाम में कभी कभी एटीसी भी आता है, इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब सेल प्राइस होता है, हाँ फ्रेंड्स। ये पूरा चैप्टर है, बस अगर आपको प्रॉफिट और लॉस समझ गया ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कितना सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, खाली 4 सब पार्ट्स है। तो देखो अब मैं इसको समराइज कर देता हूं। द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज टू नो द प्रॉफिट्स and losses and nothing else. Now profit का फॉर्मूला है average revenue is greater than average total cost, और average revenue is less than average total cost, और ATC is greater than AR, ठीक है। बस ये ही पूरा फॉर्मूला है। इसका मतलब मैं आपको एक चीज कहूं, ठीक है, इस चैप्टर में अपने को 2 चीजें चाहिए, एक रेवेन्यू और दूसरा कॉस्ट। बस प्रॉफिट और लॉस इन दोनों का डिफरेंस है, अग्री करते हो? आप इन दोनों को मिक्स कर दो, इन दोनों के बीच में की जो गैपिंग होगी वो प्रॉफिट या लॉस होगा, पॉजिटिव तो प्रॉफिट, नेगेटिव तो लॉस। अग्री करते हो? मतलब इस चैप्टर में अपने को 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए प्रॉफिट और एक चाहिए सेल प्राइस दैट इज रेवेन्यू, और एक चाहिए कॉस्ट प्राइस, और कुछ नहीं चाहिए इस चैप्टर में। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। अब सुनो, तो इंट्रोडक्शन में मैं पहले आपको रेवेन्यू पढ़ाऊंगा, कॉस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी कॉस्ट पढ़ लिया है। मैं कॉस्ट का आपको, ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमने ऐसे पढ़ी थी, इट वाज टोटल फिक्स कॉस्ट, बराबर है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से शुरू होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, हम यही कॉस्ट को यूज करने वाले हैं। ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, सुनते जाओ। और एवरेज कॉस्ट बराबर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ना टोटल फिक्स कॉस्ट का क्या होगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो कंटिन्यूसली से फॉल होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट याद दिला दूं मैं आपको ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो यू शेप में होगा, पहले फॉल होता है, मिनिमम पे जाता है और इंक्रीज होता है। टोटल कॉस्ट का एवरेज टोटल कॉस्ट जो कि यू शेप में होता है, अग्री। और मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से शुरू होता है, दोनों को मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, एबीसी को और एटीसी को, याद होगा तो ये कॉस्ट कर्व्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में कॉस्ट आपको ऑलरेडी आता है, मुझे सिर्फ आपको रेवेन्यू समझाना है, एंड इन दिस चैप्टर ओनली रेवेन्यू इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके ना। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हमको 2 चीजें चाहिए, रेवेन्यू और कॉस्ट, और आपका चैप्टर खत्म।
एकदम इजीली प्रैक्टिकल मैनर में समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप देखते जाओ, ठीक है ना। तो कैन आई रब दिस? ओके, अब अपने को रेवेन्यू कर्व्स देखने हैं, बट मुझे उसके लिए पूरा डिटेल चाहिए, फिर आप स्क्रीनशॉट्स ले लेना। कॉस्ट की स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी ये चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। फाइन, तो चलो अब शुरू करते हैं मार्केट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो सर अभी तक क्या था? अभी तक तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमको क्या क्या पढ़ना है और इस चैप्टर में हमको सीखना क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन में मैं आपको 2 पॉइंट्स पढ़ाने वाला हूं जो काफी बार एग्जाम में आए हैं। ऑफ कोर्स मैं सिर्फ वही टॉपिक्स बताऊंगा जिसके चांसेस एग्जाम में 99% आने के हैं, बराबर। सबसे पहला पॉइंट है रेवेन्यू। ओहो, यही तो पार्ट है, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है, बराबर। इसका मतलब क्या है? इट मींस सेल प्राइस, ये पढ़ी होगी आपने, इट मींस सेल प्राइस। अब रेवेन्यू 3 टाइप के हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, बराबर ना। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब है टोटल सेल्स अमाउंट, आपने सारे प्रोडक्ट जो बेचे, बराबर है, उसका टोटल सेल्स अमाउंट, बराबर। इसका फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी, P इनटू Q, बराबर। इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं आपसे कहूं कि एक चॉकलेट की प्राइस 10 रुपीज है, 10 रुपीज पर चॉकलेट है, प्राइस पर यूनिट। मान लो कि आई एम सेलिंग डेयरी मिल्क और मैंने आज 100 क्वांटिटी 100 डेयरी मिल्क चॉकलेट्स बेची, तो बताओ मेरा टोटल सेल्स कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर 100 चॉकलेट्स अगर आपने बेची है और एक चॉकलेट 10 रुपीज का है तो 1000 रुपीज हुआ, यही तो मेरा टोटल रेवेन्यू है। इट्स P इंटू Q, टोटल सेल्स अमाउंट। तो P इंटू Q अपना फॉर्मूला होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, इट्स माय टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का मतलब है सेल प्राइस पर यूनिट, एवरेज का मतलब भी पर यूनिट होता है, तो इट मींस सेल प्राइस पर यूनिट, बराबर। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। इट्स वेरी सिंपल। जब मैंने आपको प्राइस और क्वांटिटी दिया था तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके 1000 निकाला। अब मैं आपको प्राइस नहीं दे रहा, मैं आपको कहता हूं कि इन 1000 रुपीज आई हैव सोल्ड 100 चॉकलेट्स, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट? तो आप क्या करेंगे? 1000 डिवाइड बाय 100 तो 10 आ जाएगा। यस, अकाउंट्स की दुनिया में हम प्राइस पर यूनिट कहते हैं, उसी को तो एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। तो P और AR इज ऑलवेज वन एंड द सेम, तो टोटल रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी। तो गाइस मैं एक और चीज बोलूं, P इंटू Q टोटल रेवेन्यू है, P इंटू Q, तो हम ऐसा बोल सकते हैं AR इंटू Q, इट्स वन एंड द सेम, बराबर। तो आपको एवरेज रेवेन्यू समझ गया होगा। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल का मतलब वन एक्स्ट्रा, सेल प्राइस ऑफ वन एडिशनल यूनिट सोल्ड, इट मींस सेल प्राइस ऑफ वन एडिशनल यूनिट सोल्ड। ये सब आपने पढ़ रखा है, बराबर। इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। होप यू अंडरस्टूड। इसके ऊपर आपको कैलकुलेशंस भी आ सकते हैं, ओके। लेकिन दिसंबर 2012 से लेकर, ठीक है, दिसंबर 2019 तक, जून 20 तो हुआ ही नहीं ना, ठीक है, इनमें से कौन से क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए? तो फ्रेंड्स टोटल रेवेन्यू का क्वेश्चन 3 बार पूछा गया। टोटल रेवेन्यू मैं अटेम्प्ट भी लिख देता हूं, दिसंबर 2019 अटेम्प्ट्स के लिए, दिसंबर 2016, देन जून 2017 एंड दिसंबर 2019। ये वाली लाइन 3 बार आपको पूछी गई, ओके ना। तो ये रेवेन्यू। अच्छा, अब एक और चीज सुनो, रेवेन्यू का कर्व कैसा होगा? तो फ्रेंड्स हर मार्केट में रेवेन्यू का कर्व अलग है, लेकिन मैं आपको कॉमन रेवेन्यू कर्व बता दूं, ठीक है ना, वो भी देख लो। हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था फ्रेंड्स, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। जो प्रोडक्शन के कर्व थे वही रेवेन्यू के कर्व है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ना। उसमें हमने 3 स्टेजेस देखे थे, याद है? स्टेज 1 लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज 2 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज 3 लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, हाँ कि ना। और आपको डायग्राम पता होगा तो टोटल प्रोडक्शन स्टार्टिंग में जाते हैं, स्पीड में बढ़ता है, मैक्सिमम होता है और फिर फॉल होता है। एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होता है फर्स्ट स्टेज में, कांस्टेंट होता है, सेकेंड स्टेज में कंटिन्यूसली फॉल होता है, थर्ड स्टेज में भी फॉल होता है। मार्जिनल प्रोडक्शन जो ब्लू कर्व के ऊपर होता है, मैक्सिमम पे एपी को कट करता है,
जीरो होता है और फिर नीचे चला जाता है। ये मार्जिनल प्रोडक्शन याद है फ्रेंड्स, यही रेवेन्यू कर्व है लॉजिकली। टोटल प्रोडक्शन इज माय टोटल रेवेन्यू, एवरेज प्रोडक्शन इज माय एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल प्रोडक्शन इज माय मार्जिनल रेवेन्यू। आगे भी प्रूव करूंगा, ठीक है। प्रोडक्शन का कॉस्ट ही रेवेन्यू का कर्व्स है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इनमें ठीक है थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है रेवेन्यू कर्व्स का, तो उन मार्केट्स में देखेंगे। बट लॉजिकल ये है बाय ऑन, अच्छा ये जो डायग्राम है ना, एक असम्पशन पे है, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक। जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना पूरा सेल हो रहा है। थियोरेटिकल वर्ल्ड में थोड़ा बहुत असम्पशंस होंगे, बराबर। अब ये ऐसा क्यों है, तो बहुत सिंपल है, प्रोडक्शन होगा तो ही तो सेल करोगे ना। अगर मैं कह रहा हूं मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो सेल भी बढ़ रहा होगा। मैं आपको बोलूं कि आज मैंने 100 चॉकलेट्स प्रोड्यूस किया, तो आप बेच भी कितना पाओगे, 100 चॉकलेट्स। क्या 101 बेच सकते हो? नो, कम बेच सकते हो, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, तो हम अज्यूम कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब मालूम है इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो, टोटल रेवेन्यू इज डैश। अब जिसको डायग्राम नहीं पता वो गड़बड़ कर जाएगा। और मालूम है ये क्वेश्चन एमपी में भी पूछा जा सकता है। अब मार्जिनल रेवेन्यू अगर जीरो है तो टोटल रेवेन्यू क्या है, फिक्स मैक्सिमम, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2018 में, और ये एमपी में भी पूछा जा सकता है, यू नो दिस। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट इधर कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट रेवेन्यू, दिस यू नो वेरी वेल। मुझे खाली बताना था क्या इंपॉर्टेंट है, ओके। अब मैं चलता हूं सेकेंड पॉइंट पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट इज बिजनेस चलाने के गोल्डन रूल्स फ्रेंड्स, गोल्डन रूल्स। सेकेंड पॉइंट इज गोल्डन रूल्स। अब इसमें दो रूल्स हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, एंड इट्स अ कॉमन रूल्स फॉर ऑल दी मार्केट्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन कॉमन है सबके लिए, तो आप पहले इसको कॉपी कर लो या इसे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं गोल्डन रूल्स लिखूंगा बिकॉज आई हैव टू रब दिस बोर्ड, ठीक है। प्लीज राइट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो स्टार्ट करता हूं, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू, सेकेंड इंट्रोडक्शन पॉइंट, बस दो ही इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में चलेंगे। सेकेंड इंट्रोडक्शन पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो है गोल्डन रूल्स। काफी बार एग्जाम में पूछा गया गोल्डन रूल्स। नाउ व्हाट इज दिस गोल्डन रूल्स इज ऑल अबाउट, तो नाउ लिसन। सबसे पहला रूल, ठीक है, इकोनॉमिक्स कहते हैं कि प्रोडक्शन कब करना चाहिए, तो इकोनॉमिक्स कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट शुड बी रिकवर्ड, अदरवाइज वी शुड शट डाउन द बिजनेस। हाँ कि ना, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होना चाहिए, तो वेरिएबल कॉस्ट शुड बी रिकवर्ड, अदरवाइज शट डाउन द बिजनेस। ये रूल आप लोग ने सुना होगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट शुड बी रिकवर्ड, अदरवाइज शट डाउन द बिजनेस। मतलब इकोनॉमिक्स कहता है कि बिजनेस में दो कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट, दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट। उसमें से फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए। अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ तो बिजनेसमैन को बिजनेस बंद करके घर पे बैठ जाना चाहिए, बराबर। सर लेकिन फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ तो चलेगा, यस फ्रेंड, क्योंकि फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट वर्किंग कैपिटल वो रिकवर हो गया, तो उसके बाद फिक्स कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली कभी ना कभी रिकवर हो ही जाएगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ तो सर्वाइवल प्रॉब्लम में आ जाएगी, और फिर आप लोग को बिजनेस बंद कर देना होगा, क्योंकि आप घर से रोज रोज पैसा कितना डालोगे। तो वेरिएबल कॉस्ट शुड बी रिकवर्ड, अदरवाइज शट डाउन द बिजनेस। बट सर ऐसा क्यों, तो आगे लिख देता हूं, रूल तो इतना ही है, बिकॉज इफ वेरिएबल कॉस्ट is not recovered, then losses will start increasing. Hence it's better to shut down business
and bear minimum loss which is equal to fixed cost. बराबर. अब आप लोग ये बोल सकते हो सर आपने ये क्या बोला, कुछ समझ में ही नहीं आया हम लोग को. मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फटाफट सुनना, ठीक है ना. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं शॉर्ट रन में हूँ, मेरा फिक्स कॉस्ट है 100 रुपीज, रेंट वेरिएबल कॉस्ट है 80 रुपीज. तो बताओ टोटल कॉस्ट 180 में मैंने चॉकलेट्स बनाई. ओके, केस 1 सुनना. अब मैं इनको बेचूंगा, तो बेचूंगा तो टोटल रेवेन्यू आएगा. रेवेन्यू मतलब सेल प्राइस. मान लो कि मैंने इसको 80 रुपीज से बेची चॉकलेट्स. 180 में बनाई थी लेकिन 80 में बिकी नहीं थी, तो क्या करूं, मैंने 80 रुपीज में बेच दी. अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे लॉस हुआ कि प्रॉफिट? ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉस. कितने का? 100 रुपीज का. हाँ कि ना. मुझे बताओ, मुझे बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए? अब सुनो, इकोनॉमिक्स कहता है कि प्रवीण तुझे लॉस है मैं मानता हूं, लेकिन एक काम कर, बिजनेस चालू रख. क्यों? क्योंकि तूने सेल प्राइस इतना में बेच के कितना रिकवर कर लिया? वेरिएबल कॉस्ट. तेरे पास वेरिएबल कॉस्ट इतना पैसा आ गया ना, यू कंटिन्यू. अरे मैं बोलता हूं लेकिन इकोनॉमिक्स लॉस है. व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस यू आर प्रोवाइडिंग अस? देयर इज अ लॉस, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू. इकोनॉमिक्स बोलता है प्रवीण तू कंटिन्यू कर क्योंकि तेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो चुका है, यू शुड कंटिन्यू. मैं बोलता नहीं करना यार, मुझे कंटिन्यू लॉस में. तो बोलता देख बंद करेगा तो भी पछताएगा. मैं बोला क्यों पछताऊंगा? तो सुन, बोलता ठीक है तू बंद करके दिखा. तो देखो, इवन दो आई शट डाउन माय बिजनेस, मैंने इकोनॉमिक्स का नहीं सुना, तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट तो 100 रहेगा ही. मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 0. कॉस्ट चैप्टर पढ़ा होगा, व्हेन द आउटपुट इज 0 वेरिएबल कॉस्ट इज 0, लेकिन रेंट लगता है. तो व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट? 100. सुनना, अब मैं बेचूंगा कितने में? 0. जब कुछ बनाया ही नहीं तो बेचूंगा क्या? बराबर है. तो हाउ मच इज माय लॉस? तो देखो, अगर मैं बिजनेस बंद कर देता हूं तो बंद करके भी 100 रुपीज का लॉस और चला के भी 100 रुपीज का लॉस, तो व्हाट इज बेटर? आई शुड कंटिन्यू. शायद प्रॉफिट हो जाए, प्रोबेबिलिटी तो है, चांसेस तो है. बंद कर दोगे तो चांसेस खत्म हो जाएंगे. इसलिए कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाए ना तो भी लॉस है तो भी धंधा चालू रखो. हाँ, बट अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर ना हो तो धंधा बंद कर दो. सर वो कैसे? नाउ सी टू इट. फिक्स कॉस्ट इज 100, बराबर है. मैंने चॉकलेट्स बनाई 80 रुपीज की, तो व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट? 180. मान लो कि मैंने चॉकलेट्स बेची, बराबर. मैंने चॉकलेट 60 रुपीज में ही बेची, नहीं बिक रही थी तो क्या करता? बेच दी, एक्सपायर हो जाए उससे पहले, बराबर. मुझे लॉस है कितने का? लॉस इज 120. हाँ कि ना. अब मेरी बात सुनो, मेरा वेरिएबल कॉस्ट 80 है लेकिन मैंने बेचे कितना पैसा अर्न किया? ओनली 60. मतलब आई एम नॉट एबल टू कवर वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो. तो व्हाट इज माय लॉस? 120. तो भाई बिजनेस करके 120 का लॉस है, और अगर बिजनेस बंद कर दूं तो 100 रुपीज का लॉस. तो बेटर इज टू शट डाउन द बिजनेस एंड बेयर मिनिमम लॉस विच इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. तो अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ ना तो तुम्हारे लॉसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे. तो इससे बेटर बिजनेस बंद करो, मिनिमम लॉस बेयर करो विच इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. होप यू अंडरस्टूड दिस लाइन नाउ. अरे बराबर, ये चीज समझ में आया? पक्का. तो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होना बहुत जरूरी है. अग्री? अच्छा, अब देखो, ये जो मैंने रूल नंबर 1 लिखा है ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है. नाउ लिसन, मैं आपको बता दूं, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स. ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, दिस हैज बीन आस्क्ड इन दिसंबर 2012, दिसंबर 2013 एंड जून 2019. ये पॉइंट एग्जाम में 3 बार आया हुआ है, बराबर. नॉट दिस कैलकुलेशन, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू. अब देखो, तो लॉस और प्रॉफिट्स कब होते हैं? तो सुनो, एक बार प्रॉफिट पे भी क्वेश्चन आया था. फॉर्मूला सुन लो. व्हेन AR is greater than ATC, it is a profit. Sale price is more than cost price, so it's a profit. ये इक्वेशन आपको एग्जाम में पूछा गया था. सेकेंड, when ATC is greater than AR, तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? तो सुनो, ये लॉस है, इट इज अ लॉस, कॉस्ट इज मोर. लेकिन अब इसमें 2 ऑप्शन. इफ वेरिएबल कॉस्ट रिकवर्ड, वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो गया फिर भी लॉस से चलेगा, कंटिन्यू. बट इफ वेरिएबल कॉस्ट नॉट रिकवर्ड, तो देखो कंटिन्यू
बिजनेस, नॉट रिकवर्ड तो शट डाउन। प्रॉफिट में तो कुछ है ही नहीं ना, प्रॉफिट हो गया तो मजा ही आ गया ना। होप यू अंडरस्टूड। इसमें से ये वाला क्वेश्चन, ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन दिसंबर 13 में पूछा गया। होप आपको गोल्डन रूल्स में रूल नंबर 1 समझा। अब रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? एक प्रोड्यूसर को कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहिए, बराबर। तो इकोनॉमिक्स बोलता है प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस only that much quantity where MC is equal to MR, है ना? MC is equal to MR and MC cuts MR from below, बराबर ना। एक प्रोडक्शन को कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहिए where MC is equal to MR and MC cuts MR from below। अभी एक लॉजिकल कंसेप्ट है कि डायग्राम से समझना है, बट आई एम नॉट ड्राइंग द डायग्राम, बट आपने ये चीज पढ़ी है ना। ये सेकंड गोल्डन रूल है, प्रोडक्शन सिर्फ उतने ही पॉइंट पे होना चाहिए जहां पर MC MR को इक्वल हो जाए और MC MR को नीचे से कट करे फ्रॉम बिलो। अग्री करते हो? अब सुनो ना, ये पॉइंट ऐसा क्या पॉइंट है कि यहीं पे प्रोडक्शन होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ना, ये पॉइंट पे आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज होते हैं। मतलब ये पॉइंट पे या तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा या तो आपको मिनिमम लॉस होगा। देखो, बिजनेस करने के दो ही तरीके हैं। बिजनेस का पर्पस क्या है? प्रॉफिट हो तो मैक्सिमम, लॉस हो तो मिनिमम। दिस इज द पॉइंट वेयर इफ देयर गोइंग टू बी प्रॉफिट, इट गोइंग टू बी मैक्सिमम प्रॉफिट, और इफ देयर इज अ लॉस, देयर इज अ मिनिमम लॉस। इसलिए इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, बराबर। बिकॉज मैं पूरा लिख देता हूं, एट दिस पॉइंट प्रोड्यूसर विल एंजॉय मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हो सकता, बट लॉस होगा तो बैर मिनिमम, प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम। दिस इज द ओनली पर्पज ऑफ बिजनेस, यू नो। और इस पॉइंट को क्या क्या नाम से जाना जाता है? व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड? दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट, बराबर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ऑप्टिमम पॉइंट। तो कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहां होगा, तो ऑप्टिमम पॉइंट पे, व्हेन MC is equal to MR and MC cuts MR from below। ठीक है? मालूम है एग्जाम में कितनी बार आया? हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है। मैं आपको अटेम्प्ट्स बता देता हूं ना। तो देखो, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ओके, ताकि आप इन पॉइंट्स को सीरियसली लो। दिसंबर 2012, जून 2013, दिसंबर 2013, जून 2014, है ना इंपॉर्टेंट? जून 2016, जून 2017, दिसंबर 2017, oh my god, every attempt, हाँ? जून 2018, जून 2019। बोलो, ये पॉइंट को कोई छोड़ सकता है क्या? नो, बराबर। तो गोल्डन रूल नंबर 1 एंड गोल्डन रूल नंबर 2, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, ऑल ऑफ यू। इसको मैं डायग्राम से भी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे डायग्राम ड्रॉ नहीं करना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंट्रोडक्शन का पॉइंट नंबर 2। वीडियो को पॉज करें एंड यू कैन टेक अ यस स्क्रीनशॉट। चलो, आई एम प्रोसीडिंग फर्दर नाउ फ्रेंड्स, ओके। नाउ अंडरस्टैंड। अब मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ओके। ये दो पॉइंट्स थे, एक तो रेवेन्यू का पॉइंट था और एक गोल्डन रूल्स का पॉइंट था। ये पॉइंट दोनों कॉमन है सारे चैप्टर्स में। अब देखो, मैं आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाला हूं,
बराबर ना। तो अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश बिटवीन में 7 to 8 पॉइंट्स लिखने वाला हूँ, बहुत सिंप्लीफाइड, ओके ना। तो जरा ध्यान दे देना। फाइन, देखो जरा, I will going to explain you all the 3 chapters in comparative manner. ठीक है? In a market, product, perfect competition, monopoly and monopolistic competition. पूरा का पूरा चैप्टर कंपैरिजन में निकाल दूंगा और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो नाउ लिसन, ओके। तो ना अंडरस्टैंड, सबसे पहला चैप्टर है अपना परफेक्ट कंपटीशन, अनदर वन इज मोनोपोली एंड अनदर वन इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओलिगोपोली में से 2 ही पॉइंट पढ़ने के लिए है और उसमें से कुछ इतना ज्यादा आता भी नहीं है, ओके ना। तो जरा ध्यान देना, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फीचर्स, ठीक है, अप्रॉक्स 6 to 7 पॉइंट्स मैं कंपैरिजन में लिखने वाला हूं। मार्केट के नेचर्स वगैरह सब कुछ आपको पता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है वेयर देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, हाँ कि ना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से पॉइंट्स कौन से एग्जाम में कितनी बार आए हुए हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, इस मार्केट से कोई भी कभी भी जा सकता है, कोई भी कभी भी आके अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, बराबर। और बिकॉज देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ओके। अब यहां पर भी फीचर्स, मोनोपोली में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है, हर कोई इंडस्ट्री में आकर बिजनेस नहीं कर सकता, बराबर। और क्योंकि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, कोई दूसरे नहीं आ सकते, देयर इज अ सिंगल सेलर। तो मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर, एवरीवन नोज दैट, ओके। नाउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हम बाद में लिख देता हूं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंट्री एंड सिंगल सेलर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चलो साथ में लिख देता हूं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो आज की तारीख में लाइफ में प्रैक्टिकली 100% परफेक्ट कंपटीशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, और नॉट मोनोपोली, बिकॉज गवर्नमेंट डोंट वांट मोनोपोली, गवर्नमेंट वांट कंपटीशन। आज की तारीख में जो प्रैक्टिकल है दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसे एक और नाम से जाना जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। Sometimes they use the word imperfect competition, okay। now monopolistic competition इन दोनों का मिक्सचर है, थोड़ा कंपटीशन है थोड़ा मोनोपोली है, दोनों को मिला तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, बराबर। ये सब फीचर्स आपने देखे हैं, इसमें कुछ फीचर्स परफेक्ट के हैं, कुछ फीचर्स मोनोपोली के हैं, ठीक है। दोनों को मिला के हाइब्रिड कंसेप्ट है ये। इस मार्केट में भी देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, क्यों कैसे क्या अब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दिस थिंग्स यू नो, 12th में भी पढ़ा था, CS फाउंडेशन में भी पढ़ा है। बिकॉज देयर इज अ फ्री एंट्री देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन से लिए गए, अग्री करते हो? अच्छा ना, थर्ड, परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज अ होमोजेनियस प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट्स एक जैसे होते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप, साइज, कलर, मतलब अगर 2 सेलर की गुड्स मिक्स हो जाए तो सेलर खुद कंफ्यूज जाएंगे कि हमारे गुड्स कौन से हैं, बराबर ना। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, इसमें देयर इज अ यूनिक प्रोडक्ट, इसके जैसा प्रोडक्ट कोई दूसरा बनाता ही नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा बना लेता तो सिंगल सेलर हो तो फिर सिंगल सेलर कैसे रहता ना। तो सुनो, होमोजेनियस प्रोडक्ट को कहा जाता है वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना आसान है। और यूनिक प्रोडक्ट का मतलब है नो सब्स्टिट्यूट, इसको कोई भी, बराबर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, नो सब्स्टिट्यूट तो नहीं पॉसिबल है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे कि रेलवे है, रेलवे मोनोपोली है, लेकिन रेलवे का सर्विस ट्रांसपोर्टेशन का है, तो और भी तो है, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, जो इसको कम्पीट करते हैं, हाँ कि ना। भाई अर्जेंट है तो हम रेलवे से नहीं जाएंगे, एयरवे से चले जाएंगे,
बट सर्विस तो है, हाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, बट सब्स्टिट्यूट तो है, बराबर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब ये इसका फीचर ये सबसे अलग है, बराबर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये फीचर इन दोनों से इस मार्केट को अलग करता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है थोड़ा होमोजीनियस, थोड़े प्रोडक्ट सेम दिखते हैं और थोड़े यूनिक होते हैं। जैसे आप शैम्पू ले लो, शैम्पू में होमोजेनिटी क्या है, टू वॉश योर हेयर, लेकिन अलग अलग नाम, अलग अलग फ्रेग्रेंस, अलग अलग कलर, हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क, बराबर, क्लीन एंड क्लियर, देयर आर सो मेनी, ठीक है, फॉर कर्ली हेयर, फॉर दिस हेयर, फॉर दैट हेयर, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या है, होमोजेनियस। शैम्पू ये भाई सर ही तो धोना है, लेकिन यूनिक क्या है, उन्होंने शेप अलग कर दी पैकेट की, नाम अलग बना दिया, कलर अलग कर दिया, ठीक है, सारी चीजें। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये इसे आप हेटेरोजेनियस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब सुनो, फोर्थ, होमोजेनियस है इसलिए यहां पर ये लोग खुद प्राइस डिसाइड नहीं करते, फर्म इज अ प्राइस टेकर। इसमें इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर, बराबर है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेलर खुद से प्राइस डिसाइड नहीं कर पाता, बराबर। तो देखो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, नो कंट्रोल ओवर द प्राइस, नो कंट्रोल ओवर प्राइस, ठीक है। फर्म इज अ प्राइस टेकर, जो इंडस्ट्री प्राइस बोलेगी इनको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो मोनोपोली में ना, फर्म इज अ प्राइस मेकर, हाँ कि ना। अरे ये तो अकेला ही है, इसमें तो कंपटीशन ही नहीं है, ही इज अ किंग इन द मार्केट, बराबर। तो ही हैव लार्ज कंट्रोल ओवर द प्राइस, ये प्राइस को कभी भी कम ज्यादा कर सकता है क्योंकि कंपटीशन नहीं है, बराबर है ना। अच्छा, ही इज ऑल्सो प्राइस मेकर, इसके प्रोडक्ट्स अलग है तो ये खुद के प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, बराबर है। तो वैसे तो ये फीचर मोनोपोली के जैसा हो, बट ही ऑल्सो हैव कंट्रोल, बट दे हैव लेस कंट्रोल ओवर द प्राइस, लेस कंट्रोल ओवर प्राइस। ये प्राइस को एक लिमिट से ज्यादा बड़ा कम नहीं कर सकते क्योंकि आगे इनको कंपटीशन भी है, इनको तो कंपटीशन ही नहीं है, हाँ कि ना। यहाँ पर बायर्स को गरज है, यहाँ पर सेलर को गरज होगा। When they face competition, they cannot increase or change the prices. They can change, but little bit. But ये तो they cannot change only. Hope you understood price makers. Now, fifth point. Full knowledge about the market. Full knowledge about market. अब एक assumption है, क्योंकि ये मार्केट स्टेबल रहता है तो इस मार्केट का सबको फुल नॉलेज होता है, इट्स एन अजम्पशन। मोनोपोली में बराबर कोई कमेंट्स नहीं पास कर रहा क्योंकि एग्जाम में और क्वेश्चन में कभी नहीं आया, बट नो नॉलेज अबाउट द मार्केट, इसमें कोई नॉलेज नहीं रहती, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इनकम्प्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट, सर क्यों? क्योंकि गाइस सेलर को खुद को नहीं पता होता कब कोई कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटेजी चेंज कर दे, बराबर। तो यहाँ पर फुल नॉलेज, यहाँ पर इनकम्प्लीट नॉलेज, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग इन द मोनोपोली, बराबर, बिकॉज वी कैन नॉट। हालांकि यहाँ पर भी इनकम्प्लीट नॉलेज ही होनी चाहिए क्योंकि अकेला सेलर कुछ भी कर सकता है, बाहर को कुछ पता ही नहीं चलता, बराबर। 6th पॉइंट, नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंस, नो एडवर्टीजमेंट और आई कैन से निल, इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं होती, बराबर। 6 यहां पर भी नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, मोनोपोली है, बराबर है ना। और लीस्ट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। अब मेरी बात सुनो, एक्चुअली यहां पर भी नो ही होता है क्योंकि इनको कंपटीशन नहीं है, तो जब कंपटीशन नहीं है तो इनको एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करके कोई मतलब ही नहीं है। बट कभी कभी इंफॉर्मेटिव, बराबर, इनको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है तो बहुत ही कम या तो नहीं के बराबर। यहां पर तो एक्चुअली नो है, यहां पर फिर भी लीस्ट है। वेरी हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स, बराबर, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स और सेलिंग एक्सपेंस। इनके प्रोडक्ट एक जैसे भी हैं और थोड़े थोड़े अलग भी दिखते हैं, तो इनको ब्रांडिंग करने के लिए, कस्टमर को कन्विंस करने के लिए बहुत ही ह्यूज एडवर्टीजमेंट पे खर्चे करने पड़ते हैं।
वेरी हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। बराबर, ये सारी चीजें आपको समझ में आए, ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। अब देखो इसमें 7 पॉइंट, वेरी स्मॉल मार्केट शेयर, ये एग्जाम में आए हुए हैं, मैं खाली वही पॉइंट्स लिख रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं फ्रेंड्स ना। वेरी स्मॉल मार्केट शेयर, यहां पर इतने लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं कि हर किसी को छोटा छोटा मार्केट शेयर मिलता है, बराबर ना। 100% कंप्लीट मार्केट शेयर, ह्यूज मार्केट शेयर, अकेला ही तो सेलर है, अगर पूरा इंडिया मार्केट है तो ये अकेला ही रहेगा, ये सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। इसमें भी बिकॉज ऑफ देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर, वेरी स्मॉल मार्केट शेयर, बराबर, ये सब एग्जाम में आए हुए पॉइंट्स हैं, वेरी स्मॉल मार्केट शेयर, ठीक है ना। 8th एंड द लास्ट पॉइंट, सुनो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। गाइस, ये लोग जब भी प्रोडक्शन करेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये मेरी एवरेज कॉस्ट कर्व है, मतलब आपने कॉस्ट कर्व पढ़ा है, ये अंडर यूटिलाइजेशन है, ये ओवर यूटिलाइजेशन और ये ऑप्टिमम है। तो परफेक्ट कंपटीशन वाले अपने कॉस्ट को लीस्ट पे रखने के लिए हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब यहीं पे प्रोडक्शन करते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि दे आर द प्राइस टेकर। इनको पता है, देखो बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के दो तरीके होते हैं, एक प्राइस बढ़ा के कमा सकते हो और एक कॉस्ट को कम करके। ये प्राइस को बढ़ा नहीं सकते बिकॉज दे आर द प्राइस टेकर, ये प्राइस खुद से डिसाइड नहीं कर सकते। तो इनके पास प्रॉफिट कमाने का एक ही ऑप्शन है, हम कॉस्ट को एकदम मिनिमम पे रखें और मिनिमम पे ही हमेशा ऑपरेट करते हैं। बट ये लोग कभी भी अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं करते, ये अंडर यूटिलाइज करते हैं, बराबर। ये एग्जाम में आया हुआ है, तो इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है, अंडर यूटिलाइजेशन और आई कैन से सब ऑप्टिमम, ठीक है, वी कॉल इट सब ऑप्टिमम। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, इससे इनका कॉस्ट हाई होता है। फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिमम है लेकिन वो लोग यहां कहीं ऑपरेट करते हैं तो इनकी कॉस्ट इतनी हाई रहती है, ये यहां तक नहीं जाता। सर ऐसा क्यों? क्योंकि गाइस दे आर द प्राइस टेकर, उनको फर्क नहीं पड़ता, अगर कॉस्ट हाई है तो लोग प्राइस बढ़ा भी लेंगे और कम बेच लेंगे, सप्लाई लिमिटेड करेंगे तो प्राइस बढ़ा पाएंगे ना। तो दे ऑलवेज सब ऑप्टिमली, ये लोग ऑप्टिमली यूटिलाइज अपने रिसोर्सेज को नहीं करते, बराबर। और ये लोग भी नहीं करते अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि ये लोग प्राइस मेकर हैं, डिटेल्स में नहीं जा सकता फ्रेंड्स, बराबर। तो दीज आर द 8 पॉइंट्स और फीचर्स विच यू हैव टू लर्न। अब मैं आपको बता दूं इनमें से क्या क्या कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो ये पूरे फीचर्स जून 17 में पूछे गए। सर मतलब वो लोग कभी कभी पूछेंगे सिलेक्ट विच इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट होंगे और चौथा पॉइंट नहीं होगा, तो आपके सारे पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है ना। इसमें से लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स जो है वो कितनी बार पूछा गया, मैं यहां पे अटेम्प्ट्स लिख देता हूं, ब्लैक पेन से लिखता हूं, जून 2017, और लार्ज नंबर ऑफ सेलर जून 2014, जून 2015, दिसंबर 2015 में 3 बार पूछा गया खाली ये पॉइंट कि इन परफेक्ट कंपटीशन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर। और फर्म इज अ प्राइस टेकर, सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया देखो, दिसंबर 2012, जून 2014, जून 2015, December 2015 and December 2016. In which market firm is a price taker? Perfect competition. In perfect competition firm is a dash price taker. कुछ भी पूछते हैं, बराबर। No advertisement cost और nil advertisement cost, ये December 2015 and June 2017 में ये 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज निल, बराबर।
तो देखो फीचर्स कितने इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं आ जाता हूं मोनोपोली पे। मोनोपोली के फीचर्स एग्जाम में कितनी बार पूछे गए? दिसंबर 2014, दिसंबर 2016 और दिसंबर 2017। सोचो सोचो सोचो। मेरे नोट्स बहुत परफेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आई गारंटेड एग्जाम के बाद आप मुझे एक्चुअली थैंक यू बोलोगे यार, और प्लीज बोलना, इट मोटिवेट्स मी टू मेक अ वीडियोस फॉर यू ऑल। ठीक है, मैंने काफी रिसर्च की हुई है। प्राइस मेकर, ये जो प्राइस मेकर का पॉइंट है ये 3 बार पूछा गया, जून 2014, दिसंबर 2015, दिसंबर 2018। और ये लीज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट या नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जून 17 में पूछा गया, बराबर। और ये अंडर यूटिलाइजेशन सब ऑप्टिमम ये पूछा गया जून 2015 में। ओके ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए? इसके फीचर्स पूछे गए जून 2015 में और दिसंबर 2017 में। सर क्या मतलब है, आप इधर भी लिख रहे हो इधर भी लिख रहे हो? अरे गाइस फीचर्स मतलब वो लोग सारे पॉइंट को कॉम्बिनेशन में पूछ रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो पॉइंट्स पूछ रहे हैं उसके ऊपर अटेम्प्ट लिख रहा हूं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो इस मार्केट को अलग करता है, कितनी बार पूछा गया? देखो दिसंबर 2012, जून 2014, दिसंबर 2015 और जून 2013। बाद में लिख रहा हूं। 4 बार प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछा गया। लेस कंट्रोल ओवर द प्राइस, इसे लो प्राइसिंग पॉलिसी भी कहते हैं, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ये कितनी बार पूछा गया? जून 2014 एक बार, जून 2014 लो प्राइसिंग पॉलिसी। फिर इनकम्प्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट, ये भी एक बार पूछा गया जून 16 में। देन वेरी स्मॉल मार्केट शेयर, ये तो कितनी बार पूछा है देखो, जून 2015, जून 2016, दिसंबर 2018, बराबर। ये आपके फीचर्स हैं। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा एमसीक्यूज अगर आते हैं तो फीचर्स के आते हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। होप अंडरस्टूड, आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी, बराबर। चाहिए तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स। फाइन, इसके बाद में अब देखते हैं सेकंड पार्ट इन मार्केट्स में। पहला पार्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा, वो इंट्रोडक्शन था, उसको एक बार छोड़ दीजिए। इन तीनों मार्केट के फीचर्स। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इनके रेवेन्यू कर्व्स, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि रेवेन्यू कर्व ही इसका इंपॉर्टेंट है, सेल प्राइस ना। आप देखो इनका रेवेन्यू कर्व, रेवेन्यू कर्व जरा प्लीज समझिएगा, इसका रेवेन्यू कर्व फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू कर्व। ओके ना, परफेक्ट कंपटीशन का रेवेन्यू कर्व कैसा है? तो मैं एकदम बहुत ही छोटा सा बना रहा हूं बिकॉज मुझे नीचे पॉइंट्स भी लिखने हैं। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, इसका रेवेन्यू कर्व हॉरिजॉन्टल है। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस एंड डिमांड। क्यों है वो एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जा रहा, ठीक है ना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का रेवेन्यू कर्व कैसा है? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। जस्ट अ मिनट, ब्लैक पेन से रेवेन्यू कर्व बना देता हूँ। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस और डिमांड। और इसका जो रेवेन्यू कर्व है वो स्टीप है, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस और डिमांड, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू उसके नीचे रहता है, बराबर। अच्छा ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का रेवेन्यू कर्व कैसा है? मोनोपोली के जैसा है लेकिन थोड़ा फ्लैटर है। एवरेज रेवेन्यू, प्राइस और डिमांड कर्व और मार्जिनल, ये स्टीप है और ये फ्लैट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं, सुनो जरा। फर्स्ट पॉइंट,
परफेक्ट कॉम्पिटिशन में AR और MR हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए सिंगल लाइन है। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, इसमें और इसमें इन दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के नीचे होता है ना। उसका लॉजिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले पॉइंट्स देख लो। मार्जिनल रेवेन्यू इज लेसर देन एवरेज। मार्जिनल रेवेन्यू इज लेसर देन एवरेज रेवेन्यू। ओके, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, कॉमनली लिख रहा हूं। सेकेंड पॉइंट, इसमें रेवेन्यू का परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हॉरिजॉन्टल है ना। हॉरिजॉन्टल रेवेन्यू को इन दोनों में डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये सारे पॉइंट कॉमन है। डाउनवर्ड स्लोपिंग रेवेन्यू को AR और MR दोनों। सेकेंड पॉइंट सेम है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रेवेन्यू को। ओके ना, थर्ड पॉइंट, आप देखो यही मेरी डिमांड कर्व भी है, हाँ कि ना। तो आप मुझे बताओ, आपने इलास्टिसिटी और डिमांड पढ़ा है, जब डिमांड कर्व फ्लैट हो जाता है तो उसको कौन सी इलास्टिसिटी होती है? यस, तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब EP इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इन परफेक्ट कंपटीशन बराबर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रहेगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके ना, इधर डिमांड कर्व स्टीप है। स्टीप डिमांड कर्व का मतलब होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक, बराबर। तो मोनोपोली में रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व मतलब EP इज इक्वल टू लेस देन 1, बराबर। ये फ्लैटर है, तो डिमांड इलास्टिसिटी कैसी रहेगी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में? रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड EP इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। होप आपको ये चीज समझा? अरे पक्का, ऑल ऑफ यू। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, वो मैं इसी में बता रहा हूं, अभी जरा समझो। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इक्विलिब्रियम पॉइंट बताया ना, MC इज इक्वल टू MR, या तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो मिनिमम लॉस, वो इन डायग्राम में कैसे दिखेगा। तो मान लो कि रेड को मेरा MC कर्व है। MC कर्व है ना, हमेशा 2 बार कट करता है MR को। दिस लाइन इज एन MR लाइन, हॉरिजॉन्टल। तो देखो ये भी MC इज इक्वल टू, ये भी MC इज इक्वल टू। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट कहाँ होता है? फिर MC इज इक्वल टू MR और MC को कट्स फ्रॉम बिलो, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एक बार डायग्राम पूछा है, तो देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू MR और प्राइस और डिमांड, कुछ भी चलेगा, बट ऑब्वियस है। ठीक है गाइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली है MC इज इक्वल टू MR, लेकिन मैं ऐसा लूँ MR और AR भी सेम है, तो MC इज इक्वल टू AR भी तो चलेगा और MC इज इक्वल टू डिमांड भी चलेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इक्विलिब्रियम पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर, ऑप्शन था A MC इज इक्वल टू MR, B ऑप्शन MC इज इक्वल टू AR, C ऑप्शन MC इज इक्वल टू डिमांड और D ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स को है ना MC इज इक्वल टू MR याद रहता है, बराबर। इसके लिए MC इज इक्वल टू डिमांड इज बेटर। होप यू अंडरस्टूड ना। लेकिन यहां पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट, देखो रूल सेम है इक्विलिब्रियम पॉइंट के, इससे तो मैंने आपको उसको इंट्रोडक्शन बना, लेकिन यहां पर सिर्फ MC इज इक्वल टू MR, AR और प्राइस नहीं चलेगा, बिकॉज AR एंड प्राइस इज नाउ ग्रेटर। यहां पे इसे चलेगा क्योंकि MR और AR वाज इक्वल, यहां पर इक्वल नहीं है, तो MC इज इक्वल टू MR ओनली। इसमें भी रेवेन्यू को ऐसे कट करता है MC का, तो देखो यहां पे कट हो रहा है, ये इनर लाइन इज MR, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओके, यहां पर भी ये मोनोपोली के जैसा ही है MC का, दिस माय इक्विलिब्रियम। इधर भी फोर्थ पॉइंट सेम है, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू MR, बस, और दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। हाँ मुझे पता है मैं थियोरी लिखता जा रहा हूं, बराबर, बट यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आप देखो ये एग्जाम में कितनी बार आए हुए हैं। तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल रेवेन्यू कब है, ये एग्जाम में 2 बार पूछा गया, जून 13 और दिसंबर 18 में। जून 13 दिसंबर 18 में ये वाला पॉइंट पूछा गया। ओके ना, मोनोपोली में ये पॉइंट्स आज तक कभी नहीं पूछे गए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये भी पॉइंट आज तक कभी नहीं पूछे गए, बट उन्होंने डायग्राम पूछा है। मोनोपोली का डायग्राम जून 2013 में पूछा गया डायग्राम, और ये डायग्राम जून 2018 में पूछा गया रेवेन्यू कर्व का डायग्राम। ओके ना, ये चीजें समझ में आए। ये पूरा का पूरा मेरा मार्केट चैप्टर की थियोरी, लेकिन थियोरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, आगे और भी 3-4 पॉइंट्स बाकी हैं। लेकिन अब मुझे पता है आप थोड़े बोर हो गए होंगे कि यार ये तो लिखवाते ही जा रहा है। गाइस ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगर ये पॉइंट्स आपको आता है तो आप हर चैप्टर के क्वेश्चन लिख सकते हो। मेरा टॉपिक अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो पढ़ने ही हैं, बाकी के पढ़ो या ना पढ़ो। डायग्राम्स आज तक नहीं आए, खाली रेवेन्यू कर्व के डायग्राम्स आए, बट मैं आपको डायग्राम भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आई ऑल ऑफ यू। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। और भी काफ़ी कुछ है जो एग्जाम में पूछा गया, प्लीज़ कॉपी कर लो। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट पहले ऊपर का फीचर्स एंड रेवेन्यू कर्व। ओके ना, इसके बाद आगे मेरे को बोर्ड रब करना पड़ेगा। ट्राई टू रब द बोर्ड। चल मैं फीचर्स को अब रब कर रहा हूं, ठीक है। ये डायग्राम रहने देता हूं। अब देखो आगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कंपैरिजन। मैंने पूरे का पूरा इतना समराइज टॉपिक आप लोगों ने काफी डिटेल से पढ़ी होगी, और डिटेल में एक बार पढ़ना ही चाहिए। इतना पढ़ लो, एग्जाम से पहले आप सारे एमसीक्यू सॉल्व कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी। ओके आप देखो, आप लोगों ने डायग्राम्स भी पढ़े हैं, हाँ कि ना। डायग्राम्स मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा लास्ट में, लेकिन आपने परफेक्ट कंपटीशन को 2 पार्ट्स में पढ़ा, शॉर्ट रन के डायग्राम्स, लॉन्ग रन के डायग्राम्स। मैं यहां पर सिर्फ सिचुएशन लिख देता हूं, शॉर्ट रन मोनोपोली, लॉन्ग रन मोनोपोली, शॉर्ट रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बराबर। अब देखो डायग्राम्स मैं बाद में बनाऊंगा, मैं पहले यहाँ हेडिंग लिख दूं। शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में तीनों चीजें पढ़ते हैं आप, लॉस भी, नॉर्मल प्रॉफिट भी, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी। ऑल 3 सिचुएशंस यू नो। शॉर्ट रन में तीनों हो सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट, और कुछ भी नहीं होता। अग्री करते हो? बराबर है। देखो लॉस इज अ नेचुरल थिंग, तो लॉस हमेशा ही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस हमेशा 2 पहलू है। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन को कभी भी सुपर प्रॉफिट नहीं होता, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना। मोनोपोली में भी शॉर्ट रन में आपने लॉस पढ़ा है, नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ा है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ा है ना। लॉन्ग रन में या तो लॉस हो सकता है या फिर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, और कुछ भी नहीं होता। सॉरी, इसमें लॉस और नॉर्मल प्रॉफिट आपने दोनों भी नहीं पढ़े हैं, आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, सुपर प्रॉफिट। मोनोपोली विल ऑलवेज एंजॉय इन अ लॉन्ग रन सुपर प्रॉफिट। अग्री करते हो? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इट्स लाइक मोनोपोली, लॉस पॉसिबल है, नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी पॉसिबल है। ये मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, लेकिन डायग्राम में सेकंड वीडियो बनाने वाला हूं जो मैं बाद में मर्ज कर दूंगा, बट बिकॉज 1 आवर कंप्लीट होने वाला है। लॉन्ग रन में इधर लॉस और ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय नहीं कर सकता, बिकॉज दोनों में कंपटीशन है एंड देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, बराबर ना।
ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं ऑल ऑफ यू। तो ये मैंने ये भी कंपैरिजन कर दिया। अब दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आई हुई हैं वो भी ज़रा देख लो। उसके बाद मैं सीधे डायग्राम्स पे आऊँगा और डायग्राम्स को भी मैं कंपैरिजन करके बता दूंगा कि क्या है और कैसे है। ओके, बहुत सिंपल ना, ज़रा ध्यान देना। अब मालूम है यहाँ पे आपका सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन दोनों का मिक्सचर है। तो एग्जाम में कभी कभी वो लोग इन दोनों से कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पूछते हैं। वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है ना। तो देखो वो मैं यही लिख रहा हूं। एक बार क्वेश्चन में पूछा था व्हाट आर द कॉमन पॉइंट्स और कॉमन टॉपिक्स बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मुझे बताओ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कॉमन क्या है। तो देखो सबसे पहला है दे बोथ आर प्राइस मेकर। दूसरा है दोनों का रेवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये कॉमन है, हाँ कि ना। अच्छा, रेवेन्यू कर्व इज आल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड डिमांड कर्व इज आल्सो, हालांकि डिमांड कर्व ही रेवेन्यू कर्व होता है। डिमांड कर्व इज आल्सो डाउनवर्ड स्लोपिंग। हाँ, फर्क इतना है कि एक स्टीपर है और एक फ्लैटर है, बट इट्स ओके, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में पूछा गया है दिसंबर 17 में। और एक और है, एक और पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पीसी परफेक्ट कंपटीशन, एमसी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। तो गाइस इन दोनों में फर्क क्या था। तो अगर आप फीचर्स को मैच करेंगे ना, मोस्टली सारे फीचर्स सेम है, खाली दो फीचर्स अलग हैं। एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक सेलिंग एक्सपेंस। ये दोनों ही परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होते, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होते हैं। और एक है प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस मेकर होते हैं, हाँ कि ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था जून 2017 में, जून 2017 में। ओके नाउ, हाँ फाइन, ठीक है। अब आ जाओ, इन्होंने काफी बार 4 से 5 बार एग्जाम्पल्स पूछे हैं कि ये एग्जाम्पल्स मोनोपोली के हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बता देता हूं। तो देखो मेट्रो रेल, आई एम राइटिंग एग्जाम्पल्स हो गया। मैं परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के एग्जाम्पल्स लिख देता हूं, बाकी सब मोनोपोलिस्टिक है, लेकिन वो भी लिख ही दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा चलो, मैं एक कॉमन टॉपिक ही बना दूंगा, फाइन। तो इधर देखो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कितनी बार आए हैं वो भी मैं लिख देता हूं। एग्जाम्पल के क्वेश्चंस आए हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू नो, दिसंबर 12, दिसंबर 13, जून 2019, 3 से 4 बार। दिसंबर 13 में 2 बार क्वेश्चन आए थे। तो सुनो, उन्होंने एग्जाम्पल क्या क्या पूछे थे। मेट्रो रेल, बताइए मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है कि क्या है। सेकेंड बोलो। तो गाइस मेट्रो रेल इज अ मोनोपोली ऑफ कोर्स। देन पार्लर्स एंड सलून्स, पार्लर्स एंड सलून्स क्या है। तो मेरे हिसाब से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, बराबर ना। मोटर बाइक्स, ये ओलिगोपॉली है, क्योंकि ओलिगोपॉली में देयर आर फ्यू सेलर्स, और हमारे इंडिया में मोटर बाइक्स बेचने वाले फ्यू सेलर्स ही हैं। 2 to 10 के बीच में है, और 2 to 10 सेलर्स अगर इंडस्ट्री में, तो ओलिगोपॉली माना गया है। वेजिटेबल्स, ये एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में भी यही एग्जाम्पल्स आएंगे। परफेक्ट कंपटीशन, मोबाइल फोन्स, मोनोपोलिस्टिक
competition, monopolistic competition, then high brand luxury goods, ये एग्जाम में पूछा गया है, ओलिगोपॉली है, देन एयरलाइन सर्विसेज, ये भी ओलिगोपॉली है, हाई एंड ब्यूटी पार्लर्स, हाई एंड ब्यूटी पार्लर्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कोल्ड ड्रिंक्स ओलिगोपॉली है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एक मिनट, मोटर बाइक्स बोलेगा तो ऑटोमोबाइल ही हुआ, ओलिगोपॉली है। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप एग्जाम्पल्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, तो मैंने सारे एग्जाम्पल्स भी लिख दिए, डिस्टिंग्विश्ड भी लिख दिए, सारी चीज़ें लिख दी। होप आपको ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायग्राम्स एक्सप्लेन कर दूंगा एंड माइट बी आई बी मर्जिंग बोथ द वीडियोस, ठीक है। लेकिन होप आपको ये चीज़ समझ में आई। बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो, ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, you can take a proper screenshot by pausing the video now। अब देखो, आप लोग को मैंने 1 घंटा सिर्फ थ्योरी लिखी और आप देखते रहे, मैं बोलता रहा, आप सुनते रहे या आप शायद सोते रहे। एम आई करेक्ट? ना, बट ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट पढ़ने के लिए कितने पॉइंट्स हैं ये मैं आपको बता दूं। इट विल नॉट गो टू टेक मोर देन फर्स्ट टाइम 1 hour एंड देन 10 मिनट्स। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखवा है, perfect competition, monopolistic competition and monopoly में मैंने आपको फीचर्स लिखवाए। फीचर्स में देयर आर 7 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स है शायद। फिर मैंने आपको रेवेन्यू कर्व लिखवाया 2 पॉइंट्स, सॉरी 4 पॉइंट्स, हाँ कि ना। फिर मैंने आपको कुछ अदर पॉइंट्स लिखवाए, अप्रॉक्स 2 पॉइंट्स पढ़ने के लिए बराबर। और फिर मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिखा है 1 पॉइंट। टोटल पढ़ने के लिए 8 + 2 10, 14, 15, 16, 17 पॉइंट्स हैं आपके। क्या इतना नहीं पढ़ सकते? बहुत सिंपल, हमारा पर्पस है आप अच्छे मार्क्स से पास हो, ठीक है ना। डायग्राम्स नहीं पूछे गए, बहुत रेयर। ये थियोरी पे इतना फोकस कीजिए, यू विल गोइंग टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, और इसी में से आएंगे, ये मेरी गारंटी। अच्छा, इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट्स, बराबर, now ProWing CS team is ready to help you out. You can message me if you have any doubts in this chapter on my personal contact number 9773450031, ठीक है। You please WhatsApp me your name, you are from which place and your doubt. I'll be solving your doubt, friends, ठीक है। Please do send। मैं आपके डाउट्स को 5 PM to 7 PM के बीच में सॉल्व करूंगा। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके ना, अगर आपको लगता है कि वी आर टीचिंग वेरी मीनिंगफुल, अब हमने जो कहा वो एग्जाम में आता है, प्लीज एग्जीक्यूटिव के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर और एनी अदर, ठीक है, ऑन माई वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।